हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अगर फिज़िक्स के बेस पर देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th है, साइंस है। तो मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगा जो जो टॉपिक्स भी हैं चैप्टर में उसके बारे में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कितने टॉपिक हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट की डेफिनेशन है, वोल्ट मीटर है, और बाकी भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो जो जो टॉपिक्स आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ से इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे चार्ज के बारे में बताया गया आपको। अब चार्ज एक्चुअली में है क्या? अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सोडियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन अगर अपना दे दे, क्योंकि अगर सोडियम को देखें तो Na11 होता है उसका एटॉमिक नंबर, ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 281 होगा। तो अगर वो आउटर मोस्ट शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद कोई भी पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि दे तो आसानी से पाएगा नहीं, क्योंकि उसे ऑक्टेट में पूरा 8 पूरा करने के लिए चाहिए, और आसानी से वो एक इलेक्ट्रॉन लेके तो 288 हो जाएगा। ठीक है, 287 से तो वो Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो बस आप इतना समझ लीजिए, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो नेगेटिव होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा जो चार्ज है वो या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अब लाइक चार्ज क्या होते हैं और अनलाइक चार्ज क्या होते हैं? जैसे अभी मैंने बताया आपको लाइक चार्ज, सॉरी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अब अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ लाएं तो वो रिपेल करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ लाएं तो वो रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव ये लाइक चार्ज होते हैं। रिपेल माने क्या होता है? सिंपल कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। ऐसे ही अगर बात करें अनलाइक चार्ज की, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। अब चार्ज क्या है? क्योंकि हर किसी की एसआई यूनिट होती है, तो चार्ज की एसआई यूनिट हमारी कूलाम होती है। अब एक कूलाम में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या है, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, तो आप टेंशन मत लीजिए। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एग्जैक्टली। अब हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज बराबर होता है, बस साइन का फ़र्क होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम है, लेकिन नेगेटिव चार्ज का होता है। अब Q इक्वस टू एन ई एक फार्मूला होता है, यहाँ से हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं अगर हमें Q और E पता है। और यहाँ से फॉर्मूला भी आ सकता है N इक्वस टू क्यू अपॉन ई। क्यू चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, और E जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं करंट की। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। करंट का जो सिंबल है कैपिटल I होता है, और करंट को मेज़र करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम एमीटर बोलते हैं। और करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वस टू क्यू अपॉन टी। करंट को हम हमेशा I से दिखाते हैं, चार्ज को Q से दिखाते हैं, और T को टाइम से दिखाते हैं। तो I इक्वस टू क्यू अपॉन टी हो गया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब यही है, जैसे Q अपॉन टी। तो किसी को भी अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसे रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं, मतलब रेट बोल देते हैं। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, I इक्वस टू क्यू अपॉन टी। तो ये क्यू अपॉन टी ही क्या है, ये करंट है। यूनिट जो है करंट की एम्पेयर होती है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे मिली एम्पेयर है, तो 1 मिली एम्पेयर में 10⁻³ एम्पेयर होता है, ये एम्पेयर से छोटा होता है। ऐसे ही माइक्रो एम्पेयर है, ये एम्पेयर और मिली एम्पेयर दोनों से छोटा होता है। और 1 माइक्रो एम्पेयर में 10⁻⁻6 एम्पेयर होता है। करंट मीज़र किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, एक इंस्ट्रूमेंट है एमीटर। इसका सिंबल दे रखा है, ए बना रखा है, प्लस माइनस साइन है, लेफ्ट में प्लस है, इधर माइनस है, और एक वायर सी लगा रखी। एम मीटर का लो रेजिस्टेंस होता है और हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट रहता है। अब सीरीज़ क्या होता है हम आपको आगे जाके बताएंगे। और रेजिस्टेंस जो है वो करंट के फ्लो में रुकावट होती है, वो भी अभी रेजिस्टेंस आगे आएगा। तो बस आप ये समझ लीजिए, एम मीटर का लो रेजिस्टेंस होता है और हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि इस समय तक इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं किए गए थे। तो इसलिए कहा जाता था पहले कि करंट जो है वो कंसिडर किया जाता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कोई भी चीज़ है या वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज भी होते हैं और पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं।
करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं वही डायरेक्शन जो है हमारी, वो डायरेक्शन मानी जाती है करंट की। अब बात आई पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो हम V से मान इसको डिनोट करते हैं और V होता है W/Q। तो इसकी डिफ़ाइन भी इसी उस पर अटकी हुई है, जैसे V=W/Q है। W है वर्क डन और Q है चार्ज। तो वर्क डन जो होता है एक यूनिट चार्ज को मूव करने में वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यूनिट चार्ज का मतलब है यहाँ पे Q=1 कूलाम, क्योंकि जो SI यूनिट है Q की कूलाम होती है। अगर Q क्या हो, 1 कूलाम हो, तो एक पॉइंट से ले जाने में इस चार्ज को दूसरे पॉइंट तक जितना वर्क लगता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब 1 वोल्ट की डिफ़ाइन क्या है, ये भी V=W/Q से आएगा। तो V 1 वोल्ट कब होगा, जब W हो 1 जूल और Q हो 1 कूलाम, क्योंकि W की यूनिट वर्क डन मतलब उसकी यूनिट जूल होती है और Q की होती है 1 कूलाम। तो जब W और Q दोनों ही 1 होंगे तो W/Q V के इक्वल है, तो V भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो जब 1 जूल वर्क होता है 1 कूलाम चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है वो वोल्ट होती है। ठीक है। अब यहाँ नीचे भी यही डिफ़ाइन लिखी गई है। अब क्या है जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वही वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसको हम मीज़र करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, जिसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है। और इसका जो सिंबल है V से डिनोट करते हैं, लेफ़्ट साइड प्लस दिखा दिया और राइट साइड माइनस साइन दिखा दिया और एक वायर सी दिखा दी। और सेल एक सिंपलेस्ट डिवाइस है पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र करने में। वोल्ट मीटर हमें का हाई रेजिस्टेंस होता है और हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, और करंट जो है हमेशा हाईयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है। ठीक है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था, जो एमीटर था जो करंट नापता था वो सीरीज़ में लगा रहता था और उसका लो रेजिस्टेंस था। वोल्ट मीटर इसके जस्ट अपोजिट है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और पैरेलल में कनेक्ट रहता है। और जो हमारा एमीटर है वो करंट नापता था और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। अब आपके सामने को सिंबल आने जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। ठीक है। सिंपल एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और लेफ़्ट और राइट में एक तरह से वायर जॉइनिंग होती है, दिखा देते हैं। फिर बैटरी है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो उसमें क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल होते हैं। यहाँ पे 3 सेल दिखाए गए हैं, आप ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। अब प्लग की है और स्विच है, ओपन स्विच है। ठीक है। आप देखिए ध्यान से इसको कैसे दिखाया गया है। इसके मिडल में जो स्मॉल ब्रैकेट है, फिर लेफ़्ट राइट में एक वायर टाइप से दिखाई गई है, इसके मिडल में डॉट नहीं है। ठीक है। ओपन स्विच है। और उसके नीचे 4th पॉइंट है प्लग की या स्विच क्लोज्ड, उसमें डॉट दिखाई गई है बीच में। क्लोज स्विच का मतलब होता है कि करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। तो क्लोज का मतलब होता है ऑन कंडीशन। इस वाले केस में सर्किट में हमारा करंट फ्लो होता है। और जो 3rd पॉइंट है स्विच ओपन, उस वाले केस में करंट फ्लो नहीं करता। 5th वाले पॉइंट में देख लीजिए आप, वायर जॉइंट का सिंबल है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल वायर है, और वर्टिकल वायर हॉरिजॉन्टल के ऊपर है और एक डॉट बना हुआ है। अब वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंटिंग एक हॉरिजॉन्टल है, और बिना जॉइन करे जिस तरह से जो वर्टिकल वायर आ रही है इस तरह से आएगी। इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपको बल्ब की शेप में ही एक चीज़ बनानी है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको भी हम कैसे बनाते हैं देख सकते हैं आप। वेरिएबल रेजिस्टर है, उस वेरिएबल रेजिस्टेंस है या रियोस्टेट है, इसमें बनता है रेजिस्टेंस की तरह ही है, एक बस एक एरो का सिंबल लगता है टेढ़ा टाइप, या दूसरी तरह से भी और वाले केस में दिखाया गया है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में बस ये है, उसको रियोस्टेट बोलते हैं, और हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। तो एक तरह से ये फ़ायदा है हमारे लिए। ठीक है। हम जो है रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके अपने करंट के फ़्लो को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा। फिर एमीटर का सिंबल है, आप ऊपर देख ही चुके हैं, A बना देते हैं, और वोल्ट मीटर में B बना देते हैं। ठीक है। एमीटर करंट को नापने के काम आता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापने के काम आता है। ऊपर जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो में रुकावट होती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बल्ब आपको पता ही है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अगर 2 वायर को क्रॉस कराना है बिना ज्वाइन करने के, उसका भी सिंबल है। वायर को जोड़ना है, उसका भी सिंबल है। स्विच का भी सिंबल है। क्लोज स्विच का मतलब ऑन कंडीशन है, ओपन स्विच का मतलब ऑफ कंडीशन है। सेल और फिर बैटरी का सिंबल है। अब आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ हमेशा कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब मेटेलिक कंडक्टर के लिए। तो ओम्स लॉ का अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो वोल्टेज जो होता है,
ठीक है। अक्रॉस मेटलिक एंड ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर के, क्योंकि जो फ्लो होगा करंट वो कंडक्टर के थ्रू ही होगा। तो जो V है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जो एक R है, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस वही है, ठीक है, जो करंट की फ्लो में रुकावट होती है। अगर डेफिनेशन देखना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, जो मैंने बताया था आपको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कंडीशन ये होनी चाहिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है कि चेंज नहीं आना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में 27 डिग्री सेल्सियस है तो बाद में भी 27 डिग्री सेल्सियस ही हो, और बाकी आप कुछ भी मान सकते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बता दिया। ओम्स लॉ का ग्राफ है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में बनेगा और बिल्कुल लीनियर ग्राफ जाता है, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, अभी मैंने आपको बताया था जो चार्ज के फ्लो में रुकावट होती है, तो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की रेजिस्ट करना, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, मतलब रोकना चार्ज को। अब चार्ज रुकेगा तो क्या होगा, करंट पर भी फ़र्क पड़ेगा। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है। अब हमारा जैसे हम करंट जो होता था वो V/R होता है, या फिर ओम्स लॉ से देखें तो V=RI होता है। तो यहाँ से हमारा R=V/I आएगा। R=V/I का मतलब R की यूनिट ओम होती है, V की यूनिट वोल्ट होती है और एम्पेयर की करंट की एम्पेयर होती है। तो अगर V होगा 1 वोल्ट और एम्पेयर मतलब करंट होगा 1 एम्पेयर, तो रेजिस्टेंस उस केस में हमारा क्या होगा, 1 ओम होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट जो है सर्किट में 1 एम्पेयर हो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 ओम होता है। क्योंकि R=V/I के अकॉर्डिंग V जब 1 वोल्ट होगा और I 1 एम्पेयर होगा, तो उसी केस में हमारा R जो है वो 1 ओम होगा। अब रियोस्टेट है। रियोस्टेट अभी बताया था वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एक कंपोनेंट है जो इस्तेमाल किया था रेगुलेट करने के लिए करंट को, बिना चेंज करे सोर्स ऑफ वोल्टेज, मतलब करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए काम आता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है एक तो हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के कंडक्टर की, क्योंकि किसी भी हम वायर का निकाल लें तो उस वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के रेजिस्टेंस। सेकंड, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। और फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि वो जो वायर है या कंडक्टर है किससे बना हुआ है। अब रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, एक तरह से हम रो सिंबल से दिखाते हैं, और जो SI यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर होती है। सिंपल सी आप फिर रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, और अलग अलग बुक में अलग अलग दी गई है। क्योंकि अगर हम आपको एक फार्मूला बताएं, रेजिस्टेंस होता है ρL/A, वहाँ से रो की वैल्यू आ जाती है RA/L, और वहीं से ही ये यूनिट बन के आती है ओम मीटर, SI यूनिट, ठीक है। तो हम रेजिस्टिविटी को कई बार इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, कई बार क्या बोलते ही हैं, तो हम उस हिसाब से भी उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन बन सकती हैं, इसमें जो दे रखी है आप इसको भी पढ़ सकते हैं, वरना आप जो दूसरी बुक्स हैं NCERT की बुक्स हैं उसमें भी पढ़ सकते हैं। अब बोल रहा है रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, चेंज इन लेंथ। अगर लेंथ चेंज हो, रेजिस्टिविटी याद रखना रेजिस्टेंस से अलग होती है, तो अगर लेंथ चेंज हो जाए या एरिया चेंज हो जाए वो उससे नहीं बदलती, लेकिन टेम्परेचर के चेंज होने के साथ रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है, मतलब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि अगर बात करें तो रेजिस्टिविटी एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, और वो एक तरह से कांस्टेंट भी बोल सकती है, बस टेम्परेचर पे ही वो डिपेंड करती है। अगर रेजिस्टिविटी मेटल और एलॉय की देखें तो उसकी एक रेंज होती है 10⁻⁸ टू 10⁻⁻6 ओम मीटर, क्योंकि ओम मीटर तो यूनिट थी उसकी रेजिस्टिविटी की। इंसुलेटर के लिए 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर होती है। और एलॉय जो होते हैं, मतलब मेटल के मिक्सचर या नॉन मेटल और मेटल के मिक्सचर, वो एलॉय बोलते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी तो 10 की पावर पॉजिटिव में आ रही है, लेकिन अगर मेटल और एलॉय की रेजिस्टिविटी देखें तो वो 10 की पावर माइनस में आ रही है। इस चीज़ को भी आप गौर करके चलिए। एलॉय जो हैं आसानी से बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर में, इसलिए यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के लिए। और कॉपर और एल्यूमिनियम यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। आपने ज़्यादातर वायर्स देखी होंगी कॉपर एल्यूमिनियम की बनी रहती हैं। अब हमारा रेजिस्टर है सीरीज़ में, ठीक है। अब सीरीज़ में रेजिस्टर का मतलब क्या है, अब ध्यान से देखिए आप, इसमें हमारी एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है,
और एम मीटर कनेक्ट है जो कैपिटल ए से दिखाया गया है। उसके बाद एक्स और वाई पॉइंट के बीच में R1 R2 और R3 तीन रेजिस्टर कनेक्ट हैं, वो रेजिस्टेंस ही हैं। और एक्स और वाई के, ठीक है, पैरेलल में, इस चीज़ को बोलते हैं पैरेलल, वोल्ट मीटर कनेक्ट है। और बाकी एक की है जो स्विच है हमारा, क्लोज स्विच है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि क्लोज स्विच है। इसका मतलब ये जो सर्किट है ऑन है। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किस हिसाब से होगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखिए, वहाँ से करंट निकलना चालू हुआ, एरो बनता हुआ आई दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर वो आगे की तरफ जाएगा एक्स पॉइंट के आसपास, फिर R1 R2 R3 से होता हुआ गया और वोल्ट मीटर से होता हुआ भी गया है। वोल्ट मीटर से होने का मतलब है सिंपल, R1 R2 R3 के बीच में, मतलब ये जो एक्स और वाई पॉइंट है इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड तक निकालते हैं। तो वोल्ट मीटर इसलिए काम आता है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। और फिर वापस करंट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में आ रहा है की से होता हुआ, तो इस तरह करंट आता है। अब R1 R2 R3 सीरीज़ में कैसे हैं, तो आप पॉजिटिव टर्मिनल से देखिए कि ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और एक्स पॉइंट पर आकर ये बिल्कुल सीधा गया है R1 R2 R3 पर, बटा नहीं है। अब आप कहेंगे कि V में भी तो गया है, तो V में जो गया है मतलब वोल्ट मीटर में, वो केवल इसलिए गया है ताकि हम एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकें। यहाँ पर करंट बटा नहीं है, R1 पर जितना करंट है उतना ही R2 पर होगा, उतना ही R3 पर होगा। क्योंकि आप याद रख लीजिए जो करंट होता है हर रेजिस्टर में सीरीज़ के अंदर सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर R1 और R2 और R3 की हम माने तो तीनों के पास करंट बराबर पहुंचेगा और पोटेंशियल अलग अलग पहुंचेगा। मतलब जो V है हमारा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। R1 के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, R2 के पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा, और R3 के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V3 होगा। क्योंकि सीरीज़ में करंट तो सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होता है। और हमारा जो रेजिस्टेंस होगा टोटल वो तीनों के सम के इक्वल होगा, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा हमारा। तो सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया कि तीनों के सम के इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट तीनों से सेम रहेगा रेजिस्टर से, जितना करंट R1 में होगा उतना ही R2 में होगा, उतना ही R3 में होगा। लेकिन V जो है वोल्टेज वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, R1 पे वोल्टेज V1 होगी, R2 पे V2 होगी और R3 पे V3 होगी। और हमारा V क्या है टोटल, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपका डेरिवेशन भी दिया गया है कि V1 होगा IR1, V2 होगा IR2, V3 होगा IR3। और वोल्टेज का फॉर्मूला IR होता ही है। तो टोटल वोल्टेज जो हो गई V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गई, और V1 की जगह IR1 और V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3। फिर अगली लाइन में आप देखिए IR इक्वल्स टू I, फिर राइट साइड में से सब में से कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर यहाँ से हमारा I से I कट गया, R आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हमने डेरिवेशन कर लिया कि जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज़ में वो प्लस करके आता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमारे रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब देखिए इस सर्किट में क्या क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। बैटरी क्यों कह रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये तीन या दो से ज़्यादा सेल से मिलके बनी है, इसलिए हम इसे बैटरी कह रहे हैं। और बाकी आप फिर ए पॉइंट देखिए, ए पॉइंट पर हमारे R1 R2 और R3 में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो इस तरह से ही जॉइन है R1 R2 R3। तो ए और बी पॉइंट के बीच में हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं कि पैरेलल में लगा गया है। और हमारा नीचे की साइड एम मीटर लगा गया है जो कि सर्किट के सीरीज़ में है, की लगाई गई है, ठीक है, क्लोज्ड है वो स्विच बोल लो या की बोल लो, इसका मतलब करंट फ्लो होगा। अब करंट फ्लो किस तरह से दिखाया गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से आई करंट होना फ्लो हुआ है, फिर वो ए टर्मिनल पे आके R1 R2 R3 में बट गया है, फिर बी से वो वापस करंट आता हुआ हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में आ गया है। तो R1 R2 R3 में करंट गया है, वोल्ट मीटर में इसलिए गया है ताकि हम ए और बी के बीच में पता लगा सकें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जैसे ए पॉइंट पर हमारा क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस केस में अगर सीरीज़ की बात करें उसमें तो करंट सेम था, लेकिन यहाँ पे ये पैरेलल वाला केस हो गया। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे ए पॉइंट पर हमारा करंट R1 R2 R3 में बट रहा है, तो इसका मतलब ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है अक्रॉस ईच रजिस्टर। मतलब जितनी वोल्टेज R1 में होगी उतनी ही R2 में होगी, उतनी ही R3 में
होगी। और करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है टोटल करंट आई है, तो R1 में करंट पहुंचेगा I1, और R2 में करंट पहुंचेगा I2, और R3 में करंट पहुंचेगा I3। मतलब जो हमारा टोटल करंट है पैरेलल के अंदर वो I=I1 + I2 + I3 होगा। बस पोटेंशियल सब में सेम रहेगा। अब जैसे यहाँ डेरिवेशन देखिए आप, I=I1 + I2 + I3 लिखा हुआ है, I की जगह V/R है, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह V/R3। ठीक है, क्योंकि V सबके लिए सेम लेना है, और फिर V सब में से कॉमन निकल जाएगा राइट साइड में से, और V से V कट जाएगा, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होगा। और 1/R को 1/R पैरेलल दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, अब पैरेलल और सीरीज़ ये क्या है? जैसे अगर आपने देखा होगा जो झालर होती है, ठीक है, वो उसके कनेक्शन सीरीज़ में होते हैं, और जो हमारे घर के कनेक्शंस होते हैं वो हमेशा पैरेलल में होते हैं। तो हमारे जो पैरेलल में कनेक्शन होते हैं घर के, ठीक है, जो भी लगे रहता है, जैसे बल्ब हो गए या जो भी जितने भी अप्लाइंसेस हो गए, वो इस तरह से लगे रहते हैं, पैरेलल में होते हैं। अब वो जो झालर वाले हैं और हमारे घर में जो कनेक्शन होते हैं, ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब जैसे क्या एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का सीरीज़ के ऊपर? अगर हम बात करें सीरीज़ सर्किट की, अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाता है तो सर्किट ब्रोक हो जाएगा और कोई भी कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा। अगर एक भी बल्ब उस झालर में फ्यूज़ हो गया, ठीक है, तो बाकी के बल्ब भी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये नुकसान है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। जैसे सपोज़ करो एक बल्ब बेकार हो जाता है, या एक फ्यूज़, एक कोई भी सॉकेट भी बेकार हो जाता है, तो बाकी के वर्क करते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंट अप्लाइंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। अलग अलग अप्लाइंस को अलग अलग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है करंट की। तो ये सीरीज़ में नहीं हो सकता, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। मैंने बताया था सीरीज़ में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल में इसका उल्टा होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें कूलर है, कूलर को करंट कम चाहिए होगा और AC को करंट ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट में घटता है। अब टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ का क्या मतलब है? टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ का मतलब है रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम होने का मतलब करंट आसानी से फ्लो करेगा। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? अब जैसे कोई भी वायर है या कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो होगा, तो वो वायर आपने देखा होगा गर्म भी हो जाती है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यही है, इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, तो द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली गेट डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब अगर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगा तो उसकी जो मतलब एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में निकलेगी? हीट की फॉर्म में। इसे ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एनर्जी जो होता है हमारा पावर इनटू टाइम होता है, और पावर हमारा VI होता है, तो VI इनटू टाइम ये एनर्जी हो गया हमारा। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया VIT, और जैसे H=VIT हमने लिखा सेकेंड वाले स्टेप में। फिर V=IR भी होता है, तो V=IR पुट करने के बाद हीट जो होगी हमारी I²RT होगी। तो ये ही H=I²RT हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। अब ये क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस्ड होती है रेजिस्टर में, क्योंकि रेजिस्टर की वजह से ही प्रोड्यूस होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I² की, मतलब करंट के स्क्वायर के। सेकेंड पॉइंट, हीट जो प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस की, वो जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, कि कितने देर उसमें से करंट फ्लो हुआ कंडक्टर में से। अब इन तीनों पॉइंट को मिला दो तो हमारा आ जाएगा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT, और प्रोपोर्शनल हटने के बाद हमारा कांस्टेंट एक तरह से 1 ही आता है, तो H=I²RT हमारा होगा। अब हीटिंग इफेक्ट किस किस डिवाइस में देखा जाता है? जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में वो भी हीट छोड़ता है, इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, एक्सेट्रा। हीटिंग इफेक्ट अनडिज़ायरेबल है डिवाइसेस में, जैसे कंप्यूटर्स हो गए और CRT हो गए, कंप्यूटर मॉनिटर्स, TV हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर जो पावर कंज्यूम होती है फिलामेंट के द्वारा, वो हीट की तरह अपीयर होती है, और स्मॉल पार्ट ऑफ इट रेडिएट होता है लाइट की फॉर्म में। तो वो जो बल्ब होता है वो लाइट को रेडिएट करता है, और ज़्यादातर जो है वो हीट छोड़ता है। जैसे पेटीज़ गर्म करने वाला आपने बल्ब देखा होगा। अब ये क्वेश्चन NCERT क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, ठीक है, वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता रेडिली हाई टेम्परेचर पर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी
वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस, तो आसानी से वो फ्यूज़ होने वाला भी नहीं है। बल्ब के अंदर केमिकली इनएक्टिव गैस भरी रहती है, जैसे नाइट्रोजन और आर्गन, ताकि उस फिलामेंट की लाइफ को इंक्रीज़ कर सकें। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, आप देखा होगा आपने, हर सॉकेट में एक फ्यूज़ लगा रहता है, वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है। वो एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाता है कि अगर शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के केस में वो उसे बचा लेता है। अब फ्यूज़ जो है हमारा, वो प्योर टिन या एलॉय से बना होता है, कॉपर और टिन के। तो या तो प्योर टिन से बना होगा कि वो प्योर टिन है, या फिर कॉपर और टिन का मिक्सचर होगा। फ्यूज़ हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है लिप वायर के साथ, और फ्यूज़ का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ज़रा सा भी अगर उसमें से करंट फ्लो हो गया एक्स्ट्रा, तो वहीं पे क्या होगी, वो फ्यूज़ वायर क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, लाइट चली जाएगी और जो आग लगने से वो बच जाएगी एक तरह से। मतलब शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से एक तरह से हम बच सकते हैं। जो करंट कैपेसिटी है फ्यूज़ की, वो ज़्यादा होती है अप्लायंस से। अब बात आई इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्योंकि हमारा पावर है, उसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर है, उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो उस चीज़ को हमने रेट बोल दिया गया कि रेट जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होती है या डिसिपेट होती है, मतलब खर्च होने का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब पावर के हमारे तीन फार्मूले होते हैं। अगर एसआई यूनिट की बात करें पावर की, तो वो वॉट होती है। अब पावर का जो पहला फार्मूला है, पावर इक्वल्स टू, एक तो एनर्जी अपॉन टाइम है, बाकी उसके अलावा तीन और है। पावर होता है वी आई। अब वी को अगर आई आर पुट कर दें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। अगर आई को इसमें आई स्क्वायर आर में वी अपॉन आर पुट कर दें, तो ये सॉल्व करने के बाद पावर आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के तीन फॉर्मूले हो गए, पावर इक्वल्स टू वी आई, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एसआई यूनिट पावर की वॉट है। अब क्या है, जैसे पावर इक्वल्स टू वी आई में आप गौर कीजिए, पावर की यूनिट 1 वाट कब होगी, जब वोल्टेज 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर हो, ठीक है। और जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है किलोवाट आर, क्योंकि एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। पावर हम ले रहे हैं किलोवाट में और टाइम ले रहे हैं हम हावर में। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। कई बार ये सॉल्व करने के लिए भी आ जाता है, 9th क्लास में भी था। और 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। थैंक यू। आपके नोट्स इस चैप्टर के ख़त्म हो चुके हैं। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय।